नमस्कार साथियों, खोजरा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेवेंद्र और आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के इस सेशन के अंतर्गत। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की भी एक और क्लास को। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कंप्लीट जो सेशन होने वाला है ये अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए होने वाला है करंट अफेयर का सेशन। इट इज़ नॉट ओनली डेडिकेटेड फॉर ओनली वन एग्जामिनेशन, इट इज़ फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है, तो आप इस सेशन को ज़रूर ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हम लोग आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज है भैया 5 जुलाई, सुबह के बज चुके हैं 10:30। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों से सारी की सारी चीज़ें। तो नीति आयोग लॉन्चेस संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। किसने बेटा? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अ डिराइव टूवर्ड द होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो संपूर्णता अभियान जो है विच ट्रांसलेट द कंप्लीटनेस कैंपेन, इसका बेसिकली इंग्लिश मीनिंग यही होता है। रिप्रेजेंट द concentrated effort to bring about the holistic development in the area to have the histological lagged behind। तो histological lagged behind के लिए holistic development area में कार्य करता है आपका संपूर्णता अभियान। अब बेसिकली ये जो संपूर्णता अभियान है इसमें 2 प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। जो पहला जो प्रोग्राम है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ADP उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ADP इसको बोला जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे। इट इज़ लॉन्च्ड इन 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर करते हैं? यहाँ पे 112 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं ADP में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 डिस्ट्रिक्ट कवर करी जाती है। It focuses on 3 themes: health and nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion and skill development and infrastructure। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका ADP जो है ये डिपेंड करता है, ADP जो है ये फोकस करता है। आगे बात करें प्रोग्रेस मेजर्ड इन 81 इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के इन्होंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं जिससे ये लोग डिफाइन कर पाते हैं कि आपकी कितनी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। क्लियर बात है। इसी तरीके का जैसे पिछला था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एक और है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको बोलते हैं ABP। अब ये ABP कब लॉन्च करा गया? ये जनवरी 2023 में ही लॉन्च किया गया था ABP। इट कवर्स 500 ब्लॉक्स अक्रॉस 329 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 329 डिस्ट्रिक्ट्स में 500 ब्लॉक्स को ये कवर करता है। इट फोकस ऑन 5 थीम्स: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलायंस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें से जो पहले हमने देखा था। प्रोग्रेस मेजर्ड बाय 40 इंडिकेटर्स, तो वहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ पे कम है। यहाँ पे 40 इंडिकेटर्स के द्वारा इस प्रोग्रेस को मेजर किया गया है। तो ये हमारी पहली खबर थी, कौन सी? नीति आयोग की संपूर्णता अभियान किससे संबंधित। इसमें इन्होंने 2 प्रोग्राम लॉन्च करे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है आप लोगों की। आगे बात करें दोस्तों नीति आयोग के बारे में ही, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? अभी सुमन बेरी जो है ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। अच्छा, नीति आयोग को कब फाउंड किया गया था? नीति आयोग को फाउंड किया गया था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी तो 2015 में नीति आयोग को यहाँ पर फाउंड किया गया था, बनाया गया था सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों अगली खबर के ऊपर। ये खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मेमोरी बेस में कभी कभी पूछा जा सकता है। डॉक्टर BN गंगाधर नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन बने हैं मिस्टर गंगाधर जी। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर BN गंगाधर हु वॉज सर्विंग एज अ ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन हैज़ बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है भैया, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 25 सितंबर 2020 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसकी? नेशनल मेडिकल
कमीशन की, उसके बाद अगर बात करें कि नेशनल मेडिकल कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है भैया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जो कि क्या है, इंडिया होस्ट 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन होने वाला है 46th, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया, दिल्ली में ये होस्टिंग हो रही है। इट इज़ अ लैंडमार्क इवेंट फॉर इंडियन कल्चरल डिप्लोमेसी। द नेशन इज सेट टू होस्ट 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो कि कब से कब तक होने वाली है, जुलाई 21 से लेके 31 2024 तक। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन होने वाला है यूनेस्को का, और ये 46वां सेशन है जो कि जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है। कहाँ पे होस्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली में इसको होस्ट कर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस इवेंट में करीब करीब 2500 डेलीगेट 2500 डेलीगेट्स आएंगे फ्रॉम 195 डिफरेंट कंट्रीज, जो कि इस कंट्रीज इस यूनेस्को का पार्ट है। उन 195 कंट्रीज में से 2500 डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे आपके इंडिया में, और यहाँ पर इस सेशन को अटेंड करेंगे। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, ऑड्रे ऑजले इनका नाम है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का। यूनेस्को का फाउंड किया गया था 16 नवंबर, आप अच्छे से जानते हैं, 1945 में, और फाउंड किया गया था लंदन यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। नेक्स्ट बात करते हैं 9 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो डिजिटल इंडिया को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर एम्फेसिस ऑन द सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आज से 9 साल पहले करीब 1 जुलाई 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। और ये जो प्रोग्राम था आपका, ये इसको 9 साल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, और आज भी वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्या ऑब्जेक्टिव था, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। प्रमोटिंग डिजिटल पार्टिसिपेशन, और उसके बाद बात करें तो स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करें तो एलिवेटिंग लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये इसके 4 इसके ऑब्जेक्टिव थे आपके डिजिटल इंडिया कैंपेन के, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के। और मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हमने इसको अचीव किया भी है, क्योंकि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इंडिया में आई थिंक यूएसए से भी ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिकॉज कई सारी ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है और जिनका यूज़ बहुत आसान है। आप नॉर्मल कुछ भी चीज़ खरीदने भी जाते हैं तो आप डिजिटली पे करना उसको ज़्यादा फीजेबल समझते हैं, डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और कैश का यूज़ कंपेरेटिवली पहले के ज़माने में, और अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया क्या है। तो डिजिटल इंडिया का 9 पिलर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पिलर है यह है ब्रॉडबैंड हाईवेज। दूसरा पिलर है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। तीसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। चौथा है ई गवर्नेंस, रीफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। पांचवा है ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज। छठा है इंफॉर्मेशन टू ऑल। सातवां है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आठवां है आईटी फॉर जॉब्स। नौवां है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये है 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अच्छी चीज़ें यहाँ पे बन सकती है, अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करें डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो अभी 4 जुलाई को इज ऑब्जर्व्ड एज अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इसको मैं काफ़ी अच्छे से केस स्टडी हम थोड़ी सी यहाँ पे करने वाले हैं, और क्योंकि आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे भाई कि यूपीएससी के लिए चीज़ें नहीं हो रही, कि तो यहाँ पे मैं इस वाले सेशन के अंतर्गत इस वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और खबरें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। चलो देखो, हर साल 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रख लेना। एंड ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर रेजिंग द इंटरफेथ अवेयरनेस एंड ब्रिंगिंग हिंदुइज्म टू स्टेटस ऑफ मेजर वर्ल्ड रिलीजन
इन लेट 19th सेंचुरी। तो बेसिकली इन्होंने एक स्पीच दी थी शिकागो में जाकर, और वो स्पीच काफ़ी ज़बरदस्त थी उस टाइम के हिसाब से, और हिंदुज़म को उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया था, जो कि काफ़ी फेमस स्पीच भी है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तो विवेकानंद वॉज बोर्न एज अ नरेंद्र नाथ दत्ता। तो जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम रखा गया था नरेंद्र नाथ दत्ता, और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ठीक है ना। और 1893 में, मतलब इनके जन्म के 73-83 20 साल बाद, अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ महाराज अजीत सिंह की रिक्वेस्ट के ऊपर, जो कि खेतरी स्टेट के थे, ही टुक द नेम ऑफ विवेकानंदा। बात समझ में आई? नरेंद्र नाथ इनका नाम था। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। लेकिन उसके 20 साल बाद इनके महाराज अजीत सिंह की रिक्वेस्ट के ऊपर, जो कहाँ पे रहते थे? खेतरी स्टेट में रहते थे। ही टुक द नेम ऑफ विवेकानंदा। अब उसके बाद से इनका नाम विवेकानंदा पड़ गया। पहले क्या नाम था इनका? पहले था नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। क्लियर बात है? आगे चलते हैं बेटा। ही इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग योगा एंड वेदांता टू वेस्ट। तो इनको इस बात के लिए क्रेडिट दिया गया कि योग और वेदांत को इन्होंने वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बताया, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। ही डाइड एट बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में। जी हाँ दोस्तों, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वैसे खैर देखा जाए तो इतना ज़्यादा उनका जीवन काल नहीं था, कम ही जीवन काल था। और वेस्ट बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी इनका। और इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। अभी ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन क्या है? अच्छा, 12 जनवरी को इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में बनाया जाता है नेशनल यूथ डे बनाया जाता है 12 जनवरी को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड वॉज द चीफ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस के चीफ डिसिपल्स थे। और ये काफ़ी स्पिरिचुअल लीडर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे। हिज लैंडमार्क स्पीच, अच्छा वो स्पीच की बात आ गई। हिज लैंडमार्क स्पीच एट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन्स इन शिकागो, जो उन्होंने कब दी थी? 1893 में ही दी थी। मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनकी। आई थिंक उस टाइम पे उनकी उम्र कितनी थी? 30 साल के आसपास उनकी उम्र थी। तो ये यहाँ से इनको 30 साल 1893 में ही इनको ये विवेकानंद नाम मिला। और उसी टाइम पे इन्होंने स्पीच भी दी थी। और वो स्पीच जो थी वो कहाँ पर दी थी? इन्होंने शिकागो में दी थी वो स्पीच। और उन्होंने इस स्पीच में यह इंट्रोड्यूस किया था हिंदू फिलोसॉफीज़ को इन्होंने बताया था वेस्टर्न वर्ल्ड को। हिंदू फिलोसॉफीज़ को इन्होंने बताया था वेस्टर्न वर्ल्ड को। नेक्स्ट बात करते हैं। ही गेव 4 पाथ ऑफ अटेनिंग मोक्ष। तो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने के 4 रास्ते बताए थे। फ्रॉम द वर्ल्ड प्लेजर एंड अटैचमेंट ऑन इट्स बुक। कौन कौन सी किताबें हैं? राज योगा, नेक्स्ट है कर्म योगा, उसके बाद जन योगा, उसके बाद भक्ति योगा। तो राजयोग, कर्मयोग, जन योग और भक्ति योग, ये 4 इन्होंने किताबें हैं जिसके बारे में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था 1897 में। तो देखो 1893 में उन्होंने स्पीच दी थी, उसके 4 साल बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया। और आई थिंक उसी के 5 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। टू प्रोपोगेट आइडियाज ऑफ सर्विस, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो ये इस काम के तहत उन्होंने रामकृष्ण मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया। अब बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन कैरीज आउट एक्सटेंसिवली एजुकेशन एंड फिलंथ्रोपिकल वर्क एंड एक्सपाउंड द मॉडर्न वर्जन ऑफ अवेता वेदांता। बेसिकली इट इज़ द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। बात करें इसके मोटो की, तो जो मोटो होता है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताया। अच्छा, इसका मतलब होता है फॉर वन ओन सेल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका मोटो था।
किसका, रामकृष्णा मिशन का। तो आई थिंक यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेलिंग देख ली है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा था इनको डाउट था कि यार अब डिटेल में क्यों नहीं बताते हो, तो आई थिंक हमने एक टॉपिक को आज डिटेल में देख लिया है इसी तरह। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कई सारी चीज़ें होती है और अभी हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं। और अभी ऐसा प्लान है हमारा कि धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाए और धीरे धीरे उनको डिटेलिंग उनकी धीरे धीरे बढ़ाई जाए। क्योंकि एकदम से हम ज़्यादा कंटेंट अगर स्टार्टिंग में देना शुरू कर देंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।